गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। एक लाइव इवेंट था यूट्यूब पर, जिसकी वजह से यह क्लास 5 मिनट देर से प्रारंभ हो रही है और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ गई थी, जिसकी वजह से जो पहला इवेंट था वह डिलीट हो गया और फिर दूसरा इवेंट बनाना पड़ा। खैर, मैं तैयार हूँ आपके लिए। क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ 16 अगस्त को, और आज जहाँ से हमने क्लास एंड किया था वहीं से फिर से क्लास की शुरुआत करेंगे। देन फिर कंटिन्यू चलता रहेगा। ध्यान रखिएगा, चूंकि सभी टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो आज भर के लिए तो मैंने सिर्फ रखा है आपका शाम को 6 बजे, क्योंकि सुबह थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। और फिर एक मंगलवार के दिन शाम को क्लास होती है। बाकी क्लास जैसे है सुबह 8 बजे ही होगी, यानी कल सुबह आपकी क्लास 8 बजे ही होनी है, जैसे एज यूजुअल चलती रही है। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों ने 15 अगस्त को एंजॉय किया होगा और कोई ना कोई संकल्प लिया होगा। ध्यान रखिएगा, जीवन में संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक है और बिना संकल्प के हमें समाधान नहीं मिलता है। और अगर विकल्प रहेगा कोई, फिर संकल्प भी आप नहीं ले पाते। तो संकल्प यानी रिजोल्यूशन लेना बहुत ही जरूरी है जीवन के हर चरण में। एक बार मैं चैट देखूंगा, फिर क्लास की शुरुआत करूंगा। वेरी गुड इवनिंग। जो बच्चे शाम की क्लास में ही जुड़ पाते हैं उनसे बहुत अच्छा लगेगा मिल करके। नमस्ते गोरक्षनाथ पांडे जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, हमने ये चैप्टर पढ़ लिया। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रदीप जी, तबीयत थोड़ी सी क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि अनायास कुछ हो जाता है। अब देखिए, मौसम परिवर्तन हो रहा है, दुनिया भर का टेंशन होता है, तो वो सब कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जीवन में ये सब बातें चलती रहती है, उसमें क्या घबराना, क्या पछताना। हाँ, जब तक खड़े हैं तब तक खड़े हैं। देखियो, देखो कितने बुलंद आवाज में काम चल रहा है। तो आज बात करेंगे यहाँ पर विजयनगर और बहमनी राज्य के। तो विजयनगर की बात हो रही है। यहाँ पर पूरा डिटेल्स हमें नहीं देखना है। विजयनगर को केवल और केवल हमें एनसीईआरटी के माध्यम से ही देखना है। बात हो रही थी संस्थापक की, कि संस्थापना किसने की, क्यों किया, यह भी हमने देखा था। कौन था, यह भी हमने देखा। अब जरा उसी को आगे बढ़ाते हैं और यहां पर चंद शासकों की चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा, विजयनगर का जो सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम 1509 के बाद का काल देखेंगे, वह अगले चैप्टर में कवर किया गया है। जैसे विजयनगर के जो सबसे प्रमुख शासक है कृष्णदेव राय, उनकी चर्चा आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगी, क्योंकि यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से जुड़ा हुआ टॉपिक है। फिर इसकी चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे, जो संघर्ष का काल था ना, उसमें जाकर के फिर वह टॉपिक हमें मिल पाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की रचना है ऐसे की गई है। तो यहाँ हमें देवराय द्वितीय तक के काल को मुख्यतः पढ़ना है, और उसमें भी संक्षेप में ही पढ़ना है, बहुत अधिक नहीं हमें लेकर के जाना है, डेप्थ में नहीं लेके जाना है। ठीक है, हमने क्या देखा कि यहां देखने वाली बात थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक प्रत्यक्ष साम्राज्य की स्थापना कर ली, खास करके दक्षिण भारत तक। अगर आप ये देखें मोहम्मद बिन तुगलक के शासन विस्तार को, तो जहां तक आप देखते हैं, ये देखिए लास्ट जो लाइन आपका यहां तक आ रहा है, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये क्षेत्र क्यों अलग है पता है? ये क्षेत्र गोवा का है, जहां पर पुर्तगालियों का कब्जा है। फिर आप देखते हैं गुजरात में, गुजरात का अलग से है, यहाँ गुजरात का राज्य अलग से है। फिर यहाँ देखेंगे कुछ राजपूताना है, और बाकी पूरे भारत पर आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहा। हमेशा उत्तर भारत से दक्षिण भारत पर डायरेक्ट प्रशासन करना प्राचीन काल में, मध्यकालीन में भारत में एक मुश्किल सा काम रहा है, क्योंकि जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाले शासन की हम बात करते हैं, तो वहां पर हमेशा सीमाएं परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि कोई राष्ट्रवाद जैसे तत्व तो है नहीं। राष्ट्रवाद का जब उद्भव होता है, जब हम एक भौगोलिक सीमा को, मान लीजिए भारत, इस भौगोलिक सीमा को हम एक भारत राष्ट्र कहते हैं, और इसके 1 इंच भूमि पर भी कोई नजर डाले तो पूरा भारतवासी एक हो जाएगा, चाहे वो दक्षिण का हो, चाहे उत्तर का हो, चाहे पूरब का हो, चाहे पश्चिम का हो, कहीं का भी होगा तो रिएक्शन एक ही होगा। लेकिन राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाले में ऐसा नहीं। जैसे अभी हम कहते हैं, एनसीईआरटी में भी आपने पढ़ा होगा, जो छोटे एनसीईआरटी की किताब है, जिसको हम मान लो कहते हैं फॉरेनर, यानी विदेशी कहते हैं। तो विदेशी का कॉन्सेप्ट पहले वैसा नहीं था जैसा कि अब हम मानते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट है कि जो विदेशी कहा जाएगा, वह इस सीमा से बाहर के लोग फॉरेनर कहला जाएंगे, विदेशी कहलाएंगे। लेकिन पहले क्या था कि एक राजतंत्र यहाँ है, और इस राजतंत्र से बाहर का कोई अगर इस राज्य में एंट्री करता है, तो वह भी विदेशी कहलाएगा, क्योंकि उसके लिए वह उस देश का नागरिक है नहीं।
तो कॉन्सेप्ट हमेशा चेंज होते रहते थे और खास करके जो सीमाओं का परिवर्तन होता रहता था मध्यकालीन भारत में या आप देखें प्राचीन भारत में भी, तो वहाँ हमें हमेशा उथल पुथल सा दिखाई देगा। जैसे कोई भी शासक, मान लो यहाँ दिल्ली का शासक है और दिल्ली के शासक ने यहाँ तक अपने राज्य की स्थापना कर ली, लेकिन यह राज्य स्थायी नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अपने अपने राज्य की स्थापना करने लगेंगे और फिर धीरे धीरे सल्तनत का विघटन हो जाएगा या बड़े साम्राज्य का विघटन हो जाएगा। केवल मोहम्मद बिन तुगलक ही तो नहीं, पहले हम लोगों ने अशोक को भी देखा था कि इतने ही बड़े राज्य, बल्कि इससे भी बड़े राज्य की स्थापना कर ली थी। क्या मौर्य साम्राज्य सब दिन के लिए टिक पाया? तो बिल्कुल नहीं टिक पाया। यहां हम क्या देखते हैं, उसका भी विघटन हो गया। लेकिन राष्ट्र का विघटन नहीं होता है। जो हम देखते हैं भारत है, भारत एक राष्ट्र है, इसका विघटन नहीं होगा क्योंकि अब हमारी भावना अलग हो जाती है। तो बहरहाल बात हो रही थी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है तो मोहम्मद बिन तुगलक के समक्ष क्या समस्याएं थी, उसे देखते हुए हम इसकी संभावना को तलाशें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना क्यों होती है। क्या यहां तक बातें क्लियर हुई जो मैंने वर्चुअली आपको समझाने की कोशिश की? ठीक है, हमने क्या देखा, वो भी बदलता रहता है, लेकिन भारत में तो हम राष्ट्रवाद में आ गए हैं ना, हम लोग भारत के राष्ट्रवाद में आ गए, यहां पर अब चेंज नहीं होगा। जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है वहां से चेंज नहीं होता है। देखते हैं कि सल्तनत काल में सल्तनत का विघटन कई कारणों से होता है, कई कारणों से हुआ जिनमें सबसे प्रमुख कारण था किसका? जिनमें सबसे प्रमुख कारण था, कारणों से हुआ जिनमें सबसे प्रमुख कारण किसका था? प्रमुख कारण था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तुगलक के शासनकाल में उनके ही अधिकारियों द्वारा विद्रोह किया जाना, उनके ही अधिकारियों द्वारा विद्रोह किया जाना। जैसे यहां एक उदाहरण लेंगे, विद्रोह किया जाना, एक उदाहरण लेंगे, जैसे हम लेंगे उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं मदुरा। ध्यान रखिएगा, मदुरा को वर्तमान में हम मदुरई कहते हैं। कुछ बातें तो हमें अंदाज से समझना ही पड़ेगा। जैसे कल एक बच्चे ने लिखा था कि परगना किसको कहते हैं, चैट में मैंने देखा था। अब परगना क्या है? प्रशासनिक इकाई है। अगर आप यह पूछे कि जिला किसको कहते हैं और ये बातें मुझे समझ में नहीं आई तो मैं कैसे बताऊं कि जिला क्या है? सिर्फ ये कहा जा सकता है कि प्रशासनिक इकाई है। उसी प्रकार से वहां पर भी परगना एक प्रशासनिक इकाई है और क्रम बनाया गया कि पहले क्या होता था, सबसे पहले साम्राज्य होगा, उससे छोटी इकाई मान लो प्रांत हो जाएगा, इक्ता हो जाएगा, शिक हो जाएगा, परगना हो जाएगा, गांव हो जाएगा। वहाँ 84 भी है, यानी गांवों का एक समूह है। जैसे हम वर्तमान भारत में प्रशासन की छोटी छोटी इकाई देखते हैं, जैसे भारत एक है, फिर हम देखते हैं भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य के अंदर कमिश्नरी आ जाते हैं, कमिश्नरी के अंदर जिला बहुत सारा आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तहसील आ जाएगा, गांव आ जाएगा। इसी प्रकार की प्रशासनिक संरचना में से एक प्रशासनिक संरचना का नाम परगना था। तो इसमें समझना क्या था मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि इतना तो हमें पता होगा कि प्रशासनिक इकाई का नाम उस समय के प्रचलित शब्दों के हिसाब से दिया जाता है। जैसे अभी हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं होता तो उसमें विषय होता था। अभी विषय शब्द हम लेंगे ना तो आप कहेंगे सब्जेक्ट होता है, उस समय विषय शब्द का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट टाइप का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई प्रशासनिक एक उपक्रम रहा होगा। तो शब्द क्यों डाले जाते हैं वो तो उस समय के लोग जाने। हमने क्या देखा, यहाँ पर कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे मदुरा है, वर्तमान में हम इसको मदुरई जानते हैं। इसी को जो मुसलमान लेखक है वो उसको मावर कहते हैं, मावर इसी का नाम। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो मदुरा से नहीं पूछा जाएगा, यहां से पूछ लिया जाएगा, मावर से पूछ लिया जाएगा। फिर आप फंस जाएंगे कि मावर कहाँ है, मदुरई कहाँ है, ये फिर आपको कंफर्म नहीं हो पाएगा। यहां हम क्या देखते हैं, मद्रास संपन्न हो जाता है। ठीक है, यह क्या होता है, यह स्वतंत्र हो गया क्योंकि बहुत दूर था। अब ये देखें
कि यह था कहां पर। अगर आप यहां पर देखेंगे मदुरा की स्थिति, तो मदुरा आप देखिए यहां पर है। कहां पर है? एकदम सुदूर स्थिति, सुदूर दक्षिण में होगा, जहां पर कि कभी आप पांड्य राज देखते थे, जैसे चोल चेर पांड्य हमने पढ़ा था, जहां पर कभी पांड्य राज हुआ करता था, वही मदुरई यानी मदुरा है, अभी वर्तमान में तमिलनाडु का हिस्सा है। ठीक है, मदुरा यहां पर हम क्या देखते हैं? स्वतंत्र हो जाता है। फिर हम देखते हैं वारंगल और काम्पली कमजोर थे। वारंगल तथा काम्पली राज्य कमजोर थे, लेकिन स्वतंत्रता का प्रयास कर रहे थे। ये सभी राज्य का नाम है कर रहे थे। ये सभी स्वतंत्रता का प्रयास कर रहे थे। वारंगल तथा काम्पली राज्य क्या है? कमजोर है, लेकिन फिर भी ये हम क्या देखते हैं? यहां पर स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। और इन्हीं राज्यों के काम्पली राज्य में हुए विद्रोह को दबाने के लिए हरिहर तथा बुक्का को भेजा गया था। हरिहर तथा बुक्का को दिल्ली से भेजा गया। बुक्का को दिल्ली से भेजा गया, जहां इसने क्या कर लिया? स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। बुक्का को दिल्ली से भेजा गया। दिल्ली से भेजा गया जबकि इसने स्वयं ही स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। दिल्ली से भेजा गया जबकि इसने क्या किया? जबकि इसने स्वयं ही स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। अब कहानी क्या है जरा समझ लेते हैं। ये तो हमारे क्रक्स हो गए, जो हमें कॉपी पर लिखना होता है, ताकि कभी भी हम रिवाइज करने के लिए बैठे तो इनके आधार पर ही रिवीजन हो सके। वारंगल तथा काम्पली राज कमजोर थे, लेकिन स्वतंत्रता का प्रयास कर रहे थे। काम्पली राज में हुए विद्रोह को दबाने के लिए हरिहर तथा बुक्का को दिल्ली से भेजा गया, जबकि इसने स्वयं ही स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। अब होता क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अंतिम राज्य तक, जहां आप देखेंगे, अगर आप यहां इस फिर मैप में लाता हूं, अगर आप देखेंगे तो इस राज्य तक, सुदूर क्षेत्र तक वह अपने शासन व्यवस्था की स्थापना कर लेता है। सुदूर क्षेत्र तक अपने शासन व्यवस्था की स्थापना कर लेता है। ऐसे मौके पर यहां से नियंत्रण करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है और लगातार विद्रोह हो रहा है। अब क्या करें? तो काम्पली राज्य से ही पकड़ करके हरिहर और बुक्का को ले गया था, और वहां पर माना जाता है कि इस्लाम में धर्मांतरण भी उसका करा दिया गया था। फिर जब इस्लाम में धर्मांतरण हो गया, तो एक धार्मिक शासक के लिए वह मान के चल रहा है कि शायद यह दोनों सेनानायक हमारे लिए अब एसेट हो गया है, क्योंकि दोनों का धर्म एक हो गया है। धर्मतंत्रीय राज्य व्यवस्था की यही विशेषता होती है। फिर यहां से दिल्ली ने निर्णय लिया कि चलो उसी को भेजते हैं जो वहां का पहले मंत्री रहा हुआ है, और वही जाके विद्रोह को दबाएगा। लेकिन यहां जैसे ही इस क्षेत्र में आता है, अगर पूरे एरिया की बात करें, यहां हिंदू कल्चर बहुत ही मजबूत था, पहले से भी मजबूत रहा था। यहां पर बहुत इस्लामिक कल्चर डेवलप हुआ नहीं। हरिहर और बुक्का ने आओ न देखा ताओ, और अपने गुरु थे, विद्यारण्य थे उनके गुरु, उनके परामर्श से उन्होंने कहा कि अब तुम ही बेटा अपना राज्य स्थापित कर लो, और इसने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कहा मैं ही राजा हूं यहां का, जबकि उसे भेजा गया था विद्रोह के दमन के लिए। इस तरह से इसने क्या किया? एक तरह से इसने भी विद्रोह किया और अपने राज्य की, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में सफलता पाई। ये कौन है? हरिहर और बुक्का के शासक। हरिहर और बुक्का शासक। यहां देखेंगे प्रारंभिक राजा, विजयनगर के प्रारंभिक राजा तथा संघर्ष कैसे हुआ। विजयनगर के प्रारंभिक राजा तथा संघर्ष कैसे होता। संघर्ष, क्या राज्य इतने आसानी से मिल गया? अब देखिए, शुरुआत में हम क्या देखते हैं कि जब राज्य की स्थापना की गई, तो राज्य की स्थापना के क्रम में जो राजा है, प्रारंभिक राजा, उसने एक नारा दिया, क्योंकि जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं
वहां पर इस्लामिक कल्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। अब इस शासक ने, जो नया शासक बना है, उसको पता है चारों तरफ से हम इस्लामिक राज्य से घिरे हुए हैं, अपने आप को सरवाइव भी करना है। कैसे? उसने कभी कभी, आप जानते हैं कि धर्म का सहारा शासक क्यों लेता है? जनता को जोड़ने के लिए। आज से नहीं है, अभी भी शासक लेते हैं, और आज से ये नहीं है, सदियों से होता रहा है। जब भी शासक पर कोई आंच आएगा, शासक क्या करेगा? धर्म का सहारा ले लेगा। आप चोल शासक को देखिए, चोल शासक क्या करते थे? अपनी मूर्ति, यानी राजा और रानी की मूर्ति को भगवान के साथ दरबार में लगा देते थे, मंदिरों में लगवा देते थे, ताकि जो भी चढ़ावा चढ़ाने आए या भगवान का दर्शन करने आए तो वो राजा रानी का भी दर्शन भगवान की तरह करे। जैसे हम पढ़ते हैं, एक टर्म आता है, राजत्व में देवत्व का आरोपण। ये क्या टर्म है? कि राजा अपने आप की तुलना देवता से करता है। क्यों करता है? ताकि लोग उसे भी देवता समझे, और देवता की अच्छी बुरी बातों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, मानते हैं कि देवता जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। आजकल हम लोग एक पढ़ते हैं ना, जो भाग्यवादी है वो यही बार बार कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। क्या आपने ये कहावत सुनी कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं? अब क्या भगवान बुरा नहीं कर सकते? तो हमने कभी विचार ही नहीं किया कि भगवान बुरा भी कर सकते हैं। लेकिन हमने भगवान या देवता या अल्लाह, ईश्वर, जिसकी भी परिकल्पना हमने की है, वह यह किया है कि उनकी जो मर्जी है उसके ऊपर किसी का बस नहीं चलता। तो यह क्या है? दैववादी है, भाग्यवादी विचारधारा है। लेकिन यहां पर हम धर्म का सहारा लेते हैं ताकि यहां के क्षेत्र में हम राजनीतिक एकता स्थापित कर पाएं, एक धर्म के आधार पर अपने आप को सुसंगठित कर पाएं। प्रारंभिक आधार वही बनाए। ऐसा नहीं है कि बाद में चल करके केवल उसी धर्म के लोग वहां रहेंगे, सभी धर्म के लोग आ जाएंगे। लेकिन शुरुआत में आधार बनाने के लिए, जबकि ये शासक वर्ग से तो बिलोंग करता नहीं है, एक आधार बनाने के लिए धर्म का सहारा लेना जरूरी था। यहां पर इसने क्या किया? विजयनगर के जो प्रारंभिक शासक हैं, इन्होंने अपने राज्य की स्थापना की। जैसे हम देखते हैं, प्रथम शासक कौन हो जाएगा? प्रथम शासक जो हो जाएंगे, हम लोग जानते हैं, एक सामान्य सा फैक्ट्स है। प्रथम शासक है वह है आपके हरिहर। हरिहर इसका भाई है बुक का, बाद में देखेंगे। प्रथम शासक कौन है? हरिहर साहब आ जाते हैं। जो बड़ा भाई था वह शासक यहां पर बन जाता है। प्रथम शासक हरिहर बनते हैं। हालांकि इसके काल में हम बहुत कुछ उपलब्धि तो नहीं देखते हैं। वैसे इतिहास में अगर हरिहर के अभिलेख को पढ़ें या बाद के शासकों के अभिलेख को पढ़ें तो बढ़ा चढ़ा के बातें की गई है। एनसीईआरटी में कोई खास तवज्जो नहीं दी गई है, सिवाय इसके इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और पहला शासक ये बन जाते हैं। सिवाय इसके हमने क्या देखा? इनका जो संघर्ष होता है, यहां संघर्ष जो होता है, संघर्ष किसके होता है? संघर्ष होता है इसका मदुरा से, मदुरा के सुल्तान से। सुल्तान से इसका प्रारंभिक संघर्ष होता है। दरअसल क्या हुआ था, इसको अगर थोड़ा सा और काउंट करें कि दरअसल मदुरा के सुल्तान ने वारंगल के शासक को पराजित किया था। बंगाल मदुरा के शासक ने यहां वारंगल के शासक को क्या किया था? पराजित किया था, या जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य का भी विस्तार दक्षिण तक हो सका। विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कहां तक हो सका? विस्तार दक्षिण तक हो सका, खासकर वारंगल के क्षेत्र में, खासकर हम क्या देखते हैं? वारंगल के क्षेत्र में होता क्या है कि जैसे विजयनगर थोड़ा सा ऊपर है, उसके नीचे वारंगल है, और फिर हम देखते हैं सबसे नीचे मदुरा है। मदुरा का सुल्तान बड़ा प्रभावी, उसने वारंगल के शासक को पराजित किया, तो पूरा क्षेत्र तो नहीं जीत पाया क्योंकि बहुत दूर तक जाने की क्षमता उसकी भी नहीं थी। लेकिन वारंगल शासन जैसे ही कमजोर होता है,
दोनों कारणों से, एक तो हिंदू धर्म का भी एक उसने नारा दिया हुआ था कि जो हिंदू हैं सब एक हो जाओ, या जो गैर इस्लामिक हैं सब एक हो जाओ, यह भी नारा इसने दिया हुआ था। इस वजह से भी वारंगल के क्षेत्र पर प्रभाव स्थापित करना इसका आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, और वारंगल अब समाप्त हो जाता है इसी के साथ। तो मदुरा का संघर्ष, मदुरा और वारंगल के जो संघर्ष का फायदा उठाया वह विजयनगर ने यहां पर उठाया। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहां पर 1346 तक हम क्या देखते हैं, 1346 तक हरिहर का संपूर्ण होयसल राज्य पर कब्जा हो गया। हरिहर का संपूर्ण होयसल राज्य पर कब्जा हो गया, राज्य पर कब्जा हो जाता है। एक मैंने मैप भी लिया हुआ है, वह मैप मैंने दोनों को मिला करके लिया है। देखिए, एक मैप जो मैंने ये वाला लिया है ना, इसमें आपको दो कलर में दिखाई दे रहा होगा, और ये कलर जो पहला है ऊपर वाला, वह कलर आपका ये है, आगे चल करके बहमनी राज्य की स्थापना होंगी। और जो नीचे का कलर है वह आप देखेंगे कि यह आपका क्या हो जाएगा, नीचे का कलर है विजयनगर का। और मदुरा हम क्या देखते हैं, नीचे देखते हैं, सबसे नीचे। फिर यहाँ तंजौर देखेंगे, कांचीपुरम है, मैसूर है। असल में यहां की बात हो रही है, यहां के पूरे राज्य पर हरिहर ने कब्जा करने में सफलता पाई। अब ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि देवगिरी जो आप देखेंगे अहमदनगर है, या आप देखेंगे इसी के पास, यहाँ देवगिरी नहीं लिखा है, अहमदनगर है, बीदर है, आगे आपको गुलबर्गा मिलेगा, बीजापुर की चर्चा होगी, हम्पी तो इसके अधीन ही है, वारंगल की चर्चा होगी। फिर ठीक है, देवगिरी यहाँ नहीं है, यहाँ होना चाहिए, गोलकुंडा की चर्चा हो रही है। तो ये सारे क्षेत्र विजयनगर नहीं बल्कि बहमनी के क्षेत्र में आ जाते हैं। बाद में जब बहमनी राज्य की स्थापना लगभग आप देखेंगे कि 1343 के आसपास होती है, कुछ दिनों के बाद, 10 वर्ष के बाद ही होता है। तो यह एक बहुत शक्तिशाली राज्य बनता है और लगभग उतने ही बड़े साम्राज्य की स्थापना कर लेता है जैसा कि विजयनगर कर पाता है। इसलिए दोनों को हम विशेष तौर पर पढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र इसके अधीन आ जाता है, जो कहने की कोशिश हो रही है। हरिहर का संपूर्ण होयसल राज्य पर कब्जा हो जाता है 1346 तक। फिर हम देखते हैं यहां पर 1356 में हम क्या देखते हैं, 1356 में बुक्का यानी हरिहर का भाई बुक्का कहां बना, बुक्का सिंहासन पर बैठा, बुक्का। ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक आपको विशेष तौर पर अलग चीज आपको दिखाई देगा, यहां लिखा हुआ है हरिहर का भाई बुक्का, लिखा है हरिहर का भाई बुक्का। क्या उत्तराधिकार जो मिलता है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, अगर राजतंत्रात्मक व्यवस्था में चर्चा करें, तो यहां उत्तराधिकार राजा के बाद किसको मिलना चाहिए, उसके पुत्र को मिलना चाहिए। लेकिन यहां मिल किसको रहा है, भाई को मिल रहा है। और यह परिपाटी लंबे समय तक चलती रही। क्यों ऐसा चलता रहा, क्योंकि यह एक तरह से देखा जाए तो राज्यों का संघ जैसा था। जैसे आप देखते हैं, दो नाम सुना आपने, हरिहर और बुक्का का, दो भाई थे जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन इनके साथ तीन भाई और भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इस साम्राज्य की स्थापना में योगदान दिया था, और बारी बारी से सबको शासक बनने का भी मौका मिलता है। हालांकि हरिहर द्वितीय के बाद यह परंपरा तोड़ दी जाती है, और जैसे ही यह परंपरा टूटती है वैसे ही फिर विवाद खड़ा हो जाता है। क्या है, हरिहर का भाई बुक्का सिंहासन पर बैठा, यानी हरिहर का पुत्र बैठना चाहिए, नहीं, यहां परंपरा क्या है, चला गया भाई के साथ। ये नई परंपरा हम देखेंगे, हर जगह यह परंपरा नहीं दिखाई देती है। और इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में, जो प्राचीन मध्यकालीन भारत में हम देखते हैं, वहां पर उत्तराधिकार के कोई एक सम नियम नहीं थे, एक जैसे नियम आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। यहां कौन बैठता है, हरिहर के जगह पर बुक्का बैठता है। यहां हम क्या देखते हैं, इसका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन हो जाएगा, इसका जो मुख्य प्रतिद्वंदी हो जाए, अब कौन बचा है, मुख्य प्रतिद्वंदी जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मदुरा का सुल्तान, मदुरा का सुल्तान। लेकिन इसने एक उपाय निकाला और एक जबरदस्त सा हमला किया,
और इसने जबरदस्त हमले के साथ हमने क्या देखा, 1377 तक, हालांकि 1377 तक यानी 1377 तक इसने क्या किया, इसने मदुरा के सुल्तान को पराजित कर क्या कर लिया, पराजित कर संपूर्ण दक्षिण पर अपना अधिकार कर लिया, संपूर्ण दक्षिण तक अपना अधिकार विस्तृत कर लिया, अपना अधिकार बढ़ा लिया, ऐसे कर सकते हैं। संपूर्ण दक्षिण तक अपना विस्तार कर लिया या अपने राज्य का विस्तार कर लिया, क्योंकि अब मदुरई राज्य समाप्त हो गया, यहां पर विस्तार कर लिया। जब आप एडवांस लेवल पर जाएंगे ना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा क्या है, आपको लगता होगा कि एडवांस लेवल पर तो हम सीधे सीधे इससे अधिक पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा। जो 2025-26 में बच्चे जा रहे हैं उनको एनसीईआरटी के साथ ही जाना चाहिए। आप जानते हैं कि प्रश्न पूछने का तरीका कोई एक हो ही नहीं सकता। अगर आपसे क्रमबद्ध रूप से पूछा जाएगा कि किस राज्य की स्थापना पहले हुई, किस राज्य की स्थापना बाद में हुई, आप एकदम उत्तर नहीं दे पाएंगे अगर बेस आपका क्लियर नहीं होगा। लेकिन एनसीईआरटी के बाद हर प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन आपको सीरियसली पढ़ना होगा। कुछ बच्चों ने एक मैसेज किया था टेलीग्राम पर, उसका भी उत्तर दे देता हूं कि उन्होंने मैसेज किया कि पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, बड़ा टेंशन हो रहा है। तब बताइए कि ये टेंशन मुझे भी तो होगा ना। आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इसका मतलब एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आपने अभी तक 12वीं क्लास तक पढ़ा ही नहीं है, क्लास आपकी वही चल रही है। अभी हम लोग किस क्लास को पढ़ रहे हैं, कोई विशेष क्लास को, बड़ी क्लास को तो नहीं पढ़ रहे। और यहाँ पर ऐसे जिस चीज़ों की चर्चा हो रही है वो क्लास से बाहर है ही नहीं। जो शब्द लिखा गया है वह भी 11वीं कक्षा की क्लास में लिखा हुआ है, किसी न किसी रूप में लिखा हुआ होगा। चाहे स्टेट बोर्ड का भी आप एग्जाम दे रहे होंगे तब भी लिखा हुआ होगा। तो भला जब स्कूल के कक्षाओं को ही हम पढ़ रहे हैं तो हमें समझने में क्या दिक्कत है? इसलिए दिक्कत है कि हमने स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा है, वहां ध्यान नहीं दिया कि इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। इसलिए अपने पास मौका है कि बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करें, बहुत अच्छे से समझ विकसित करें, ताकि एडवांस लेवल पर लिखने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। हाँ, हरिहर की मृत्यु हो गई थी, हरिहर की मृत्यु हो जाती, अधिकार तो पुत्र को मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर अलग ही कुछ होती है। इसी काल में क्या देखते हैं, हराकर लगभग इसने संपूर्ण दक्षिण पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसी मध्य क्या होता है, इसी मध्य बुक्का को उत्तर में स्थापित, उत्तर का मतलब सुदूर उत्तर नहीं हो, स्थापित बहमनी राज्य से संघर्ष में उलझना पड़ा, बहमनी राज्य से संघर्ष में उलझना पड़ता है। और यह बहमनी राज्य की जो स्थापना होती है वह लगभग आपका 1347 के आसपास, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वहां दिया गया है कि लगभग 1347 तक यहां पर बहमनी की स्थापना होती है। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बहमनी राज्य की स्थापना कब होगी? स्थापना कहीं कहीं 43 भी मिलता है, 1347 से। संस्थापक कौन है? संस्थापक जो है वह है हसन गंगू। उपाधि क्या लिया? उपाधि लिया इसने बहमन शाह का उपाधि लिया। क्यों लिया? क्योंकि ईरान का, क्यों? तो बहमन कौन था? बहमन ईरान का प्रसिद्ध योद्धा परिवार था, ईरान का प्रसिद्ध योद्धा था, ईरान का प्रसिद्ध योद्धा। क्या देखा हमने? इसका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? मदुरा का सुल्तान है। हालांकि 1377 तक इसने मदुरा के सुल्तान को पराजित कर लगभग संपूर्ण दक्षिण तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। इसी मध्य बुक्का को उत्तर में स्थापित बहमनी राज्य से संघर्ष में उलझना पड़ा। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में होती है। संस्थापक कौन है? हसन गंगू जी हैं, और हसन गंगू की उपाधि क्या है? बहमन शाह।
क्यों लिया उपाधि? तो यहां पर बहमन क्या था? ईरान का प्रसिद्ध योद्धा हुआ करता था। और चूंकि जैसे आप बलबन को याद करें तो बलबन भी अपने आप को अफरासियाब वंश का घोषित करता है कि मेरे पिताजी अफरासियाब वंश के थे। ऐसा क्यों करता है? ताकि अतिरिक्त प्रतिष्ठा मिल जाए। अगर कहेगा कि मेरे पिताजी, अब तो खैर चल जाता है, अगर कहा जाए पहले क्या होता था, थोड़ा राजत्व में दिखावा भी तो चाहिए ना। हालांकि अब दिखावा नहीं करते हैं तो ज़्यादा वोट मिलता है। जैसे मैं कह दूं कि मैं चाय बेचता हूं तो वो थोड़ा सा लगता है कि जमीन से जुड़े हुए हैं। और अगर अब कोई कह दे कि मैं तो बहुत ही इलीट क्लास का राज परिवार से बिलोंग करता हूं तो उसको कोई वोट ना दे, क्योंकि राजा या राज परिवार के प्रति थोड़ी हमारी एक तरह से श्रद्धांजलि कम हो गई। लेकिन हम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को अब पसंद करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर राजपद पर कोई दावा करता था तो वह बड़ी बड़ी उपाधियां लेता था ताकि लोग समझ सके अच्छा ये बहुत बड़ा फैमिली है। जैसे बलबन क्या कहता है, मैं भी अफरासियाब वंश का हूँ। फिर आप देखेंगे इनको ये भी कहता है कि मैं बहमन वंश का हूँ। बहमन कौन है? फारसी योद्धा है, ईरान का प्रसिद्ध योद्धा परिवार है। इसलिए यह हसन गंगू जो साधारण सा सैनिक था, साधारण सा सैनिक था, नहीं, वंशज और योद्धा एक नहीं होंगे ना। हाँ, वंशज और योद्धा एक नहीं होंगे ना। वंशज का मतलब होता है एक वंश परंपरा से चलने वाला। जैसे मेरे पिताजी, उसके बाद मैं, मेरे बाद बेटा, बेटे का बेटा, वह एक वंश परंपरा। योद्धा का मतलब जो तलवार चलाता हो, जो युद्ध करता हो, उसको योद्धा कहते हैं। वंश परंपरा अलग चीज है। योद्धा एक युद्ध करने वाले को हम कहते हैं, सैनिक को हम योद्धा कहते हैं। वंश परंपरा क्या होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग वंश चलाते हैं, अलग अलग, ठीक है, ईरान के नायक के। ठीक है अमित जी, बहुत बढ़िया। नहीं, बहमनी ने नहीं कहा, बहमनी ने तो बहमन को कहा ना। बहमनी ने बहमन को कहा। बहमनी ने किसको कहा? बहमन को कहा कि मेरा वंशज जो है बहमन है। उसने अफरासियाब, दोनों वंश अलग अलग। ऐसे आप जब पढ़ेंगे ना इसको, मुगल काल में जब पढ़ेंगे तो वहां पर बाबर को भी देखेंगे, वह भी घोषित करता है। बाबर तो नहीं घोषित कर पाया था, उसका बेटा खानदान तैमूरिया जैसा एक एल्बम बनवाता है, खानदान ए तैमूरिया, यानी तैमूर का पूरा खानदान अपने से जोड़ता है। अब दिक्कत क्या है कि आगे चल करके जो बच्चे थोड़ा सा लिंक कर पाएंगे, अगर पहले से उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है कि बाबर जो है वो दो कुल के मेल से उत्पन्न हुआ था। यानी बाबर का जो वंशज था उसमें माता की तरफ से वो मंगोल था और पिता की तरफ से वह तैमूर का वंशज था। तैमूर तुर्की योद्धा था और माता की तरफ से वो मंगोल योद्धा हुआ करता था। तो मंगोल योद्धा की पुत्री थी जिसका विवाह तैमूर के परिवार में हुआ था। लेकिन ये क्या करता है, अपने पिता को वरीयता देता है। मंगोल कभी नहीं कहेगा कि मैं मंगोल हूं, ये कभी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि मंगोल लंबे समय तक बौद्ध धर्म के अवलंबी रहे। अगर ये कहता है, बाबर ये कहे कि मैं मंगोल वंश का हूं, तो ये उसको बुरा लगेगा। क्यों? लोग कहेगा कि अच्छा ये सच्चा मुसलमान है ही नहीं, अरे इसका खानदान तो 10 साल पहले हिंदू ही हुआ करता था। ये कहा, इसकी वजह से लोग डर से स्वीकार नहीं करते थे उस समय भी, अभी भी यही स्थिति है। धर्म परिवर्तन वैसे होता रहा है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो जैसे आप देखेंगे वह भी कहता है खानदान तैमूरिया, यानी तैमूर खानदान से बिलोंग करते हैं, जबकि तैमूर से केवल वंश से परंपरा चली आ रही है और कोई लेना देना उसका था नहीं। तो इसने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि ली और पूरा नाम क्या हो जाएगा? पूरा नाम जो हो जाएगा वह हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह इसका पूरा नाम हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में क्या नाम है इसका? हसन गंगू हुआ करता है। फिर है संघर्ष के क्षेत्र क्या थे दोनों के मध्य, या विजयनगर और बहमनी के, विजयनगर तथा बहमनी के मध्य के संघर्ष के क्षेत्र, संघर्ष के क्षेत्र क्या? अब जरा आपको ध्यान देना होगा। अगर आपने मैप खरीदा हुआ है, एटलस खरीदा हुआ है, अगर मैं यहां पर लिखाऊंगा कुछ तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं कहूंगा कृष्णा तुंगभद्रा दोआब या गोदावरी कृष्णा दोआब, अगर मैं ये कहूंगा तो आपको क्या पता चलेगा कि गंगा नदी कहाँ है, कृष्णा नदी कहाँ है, कावेरी नदी कहाँ है? यही चीज हमें मैप पर जाके देखना होता है। वहां देखेंगे अच्छा कावेरी नदी यहाँ है, अच्छा इस नदी के बीच में दोनों युद्ध कर रहे थे,
तब आपको पता चलेगा कि असल में बैटल हो कहां रहा था और किस वजह से हो रहा था। वजह तो मैं लिखा दूंगा, लेकिन दिमाग में वो फ्रेम तभी बनेगा जब आप खुद देखेंगे। जैसे मैं भी प्रयास करता हूं आपको कि मैं कुछ आपको मैप दिखा दूं, मैप दिखाने से कुछ फ्रेम बनता है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए मैं मैप दिखाऊंगा तो उससे पूरी तरह से फ्रेम नहीं बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि आप भी एटलस लेकर के साथ बैठिए, या जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो आप रिवीजन करिए। जैसे मैं यहां पर लूँ आपको, मान लो कि मैं ये वाला पार्ट लेता हूं। अब देखिए यहां पर दो तीन नदियों की चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा हमें अभी बार बार करनी है। देखिए जिसकी चर्चा हम अभी करने वाले, देखो नदी क्या है। ये देखो एक नदी है यहां पर, ये नदी है आपका वारंगल से होते हुए यहां तक आती है। इसको क्या कहते हैं, लिखा हुआ यहां पर गोदावरी। इसका मतलब है कि सबसे ऊपर कौन सी नदी है, गोदावरी है। फिर हम देखते हैं यहां एक नदी आती है, ये नदी है आपका जो यहां से आकर के यहां चलते हुए मिल जाती है, इसको हम कहते हैं कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी। और इस दोनों के बीच की भूमि को हम क्या कहेंगे, इस दोनों बीच के भूमि को क्या कहेंगे, कोई बच्चा कह सकता है। ये गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, एक अगर शब्द डाल दें गोदावरी, गोदावरी कृष्णा दोआब कहेंगे, कृष्णा दोआब कह सकते हैं क्या, एक शब्द अगर डालें तो। गोदावरी कृष्णा दोआब अगर कह दें कोई दिक्कत है लिखने में। दोआब मतलब होता है दो नदी के बीच की भूमि, दोआब, इतना तो हम जानते हैं। गोदावरी कृष्णा दोआब अगर इस क्षेत्र की भूमि को कह दें। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां से हम क्या देखते हैं कि एक नया नदी निकलेगा, और ये यहां से कृष्णा नदी से निकल करके ये आता है, और ये नदी जो हो जाएगा यह होगा कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। ये क्षेत्र जो हो जाएगा इसको हम क्या, ये तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा नदी हो जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, तुंगभद्रा दोआब कहेंगे। और इसी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रायचूर दोआब। इसी को क्या कहेंगे, रायचूर दोआब कहेंगे। समझ गए, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। और दो नदी कहां कहां है ये तो हमें मैप पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ये दिमाग में बिठाना पड़ेगा। अगर आपको पूछूं कि ताप्ती नदी ऊपर है, गोदावरी नदी ऊपर है, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ आया जाए, अगर आप दिल्ली से चलते हैं तो और दक्षिण की तरफ आपको जाना है, तो सबसे पहले आपको ताप्ती नदी मिलेगा या तुंगभद्रा नदी मिलेगा या गोदावरी नदी मिलेगा, दोनों का उत्तर दीजिए। अगर आप दिल्ली से चलते हैं तो आपको कौन सा नदी मिलेगा पहले, ताप्ती नदी मिलेगा या गोदावरी नदी मिलेगा? कोई बच्चा कह सकता है क्या? क्योंकि ये ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं ना, जरूरी नहीं कि सभी बातें हिस्ट्री में पढ़ा जाए। एक बार आप आंसर दीजिए तो मैं देखता हूं कुछ आइडिया आ रहा है या नहीं। कोलेरू झील है, हाँ ठीक है, वो सब तो हम पढ़ते हैं। हाँ, गोदावरी कृष्णा दोआब बोलेंगे। दोआब मतलब दो नदियों के बीच की भूमि है। क्या समझ पाए मेरे प्रश्न को? क्या मैं पूछूं आपसे कि अगर हम उत्तर भारत की तरफ से चलें तो पहले ताप्ती नदी आएगा या पहले गोदावरी नदी आएगा? तो यश शर्मा ने कहा ताप्ती ऊपर है, प्रदीप ने कहा ताप्ती ऊपर है। सामान्य सा प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अभी क्लास लिया है तो मत दीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ताप्ती फिर गोदावरी है। शिल्पी ने कहा ताप्ती नदी है। चलिए बहुत बढ़िया, लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। क्यों दिया कि जो मैप आपके सामने लगा हुआ है वहां पर भी देखिए यही लिखा हुआ है। देखिए यहां पर कहां है ताप्ती नदी, ये देखिए तापी रिवर यहां पर है, तापी रिवर या ताप्ती रिवर कहते हैं। अगर हम इधर से आ रहे हैं उत्तर भारत की तरफ से, पहले ताप्ती मिलेगा, फिर हमें गोदावरी मिलेगा, फिर हमें कृष्णा मिलेगा, फिर तुंगभद्रा मिलेगा, फिर हमें कावेरी नदी मिलेगा। इस तरह से सभी नदियों का क्रम होता है। यह ज्योग्राफी में भी पूछ लेता है, हिस्ट्री में भी पूछ लेता है, और हिस्ट्री में खास करके जो इंपॉर्टेंट एरिया होता है उसके आधार पर प्रश्न पूछे ही जाते रहे। हमने क्या देखा, मध्य के जो क्षेत्र थे, दोनों नदियों के जो संघर्ष के मध्य के क्षेत्र थे, वह था आपका 3 क्षेत्र होंगे। ये हो जाएगा पहला कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, जिसको हम रायचूर दोआब कहते हैं, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, तुंगभद्रा दोआब। ध्यान रखिएगा यहां से सेपरेट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि तुंगभद्रा दोआब किसको कहा जाता है। मैं क्वेश्चन बना देता हूं, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब,
भद्रा दोआब, ठीक है। इसी को हम कहते हैं रायचूर दोआब, रायचूर दोआब। अपेक्षा होती है कि इतना अगर सिंपल वे से पढ़ रहे हैं तो सभी बच्चों के क्वेश्चन सही होने चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा जो क्षेत्र हो जाएगा वह हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा। डेल्टा किसको कहते हैं? आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, यहां मैं डेल्टा तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, यहां तो मैं ज्योग्राफी डेल्टा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको अगर शब्द आया हुआ है डेल्टा का मतलब क्या होगा तो ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ना ही होगा या पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है। डेल्टा किसको कहते हैं? जहां नदी समुद्र के साथ मिल रही होती है और दो नदी पैरेलल मिल रही है तो वहां की जो भूमि होगी, दोनों नदियों के बीच की भूमि जहां वो समुद्र से मिल रहा है और जो त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। और तीसरा जो हो जाता है वह होता है मराठवाड़ा क्षेत्र, यानी जो मराठवाड़ा जहां मराठे रहते थे वह क्षेत्र होगा बाड़ा क्षेत्र। ये तीन क्षेत्र ऐसे थे जिसमें विजयनगर और बहमनी दोनों के हित टकरा रहे थे, दोनों के हित टकरा रहे थे। क्यों ऐसा था? क्यों यहां संघर्ष हो रहा था? क्यों यहां संघर्ष हो रहा था? संघर्ष हो रहा था, क्यों हो रहा था? कुछ तो कारण रहा होगा ना, इसलिए हो रहा था। पहला हम कह सकते हैं, एक तो यह क्षेत्र बेहद उपजाऊ था। यह क्या था? क्षेत्र बेहद उपजाऊ था, उपजाऊ था। पहला तो हम देखते हैं कि यह क्षेत्र बेहद उपजाऊ है और कृषि उत्पादन के लिए हमें ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि यहां पर मराठवाड़ा क्षेत्र क्या है? मराठवाड़ा क्षेत्र जो है, मराठवाड़ा क्षेत्र कोंकण तक पहुंचने का रास्ता देता था। बाड़ा क्षेत्र कोंकण तक पहुंचने का रास्ता देता था, पहुंचने का रास्ता देता था, जो उपजाऊ भूमि तथा समृद्ध बंदरगाह से परिपूर्ण था, उपजाऊ भूमि तथा समृद्ध बंदरगाह से परिपूर्ण था। और इसी क्षेत्र में गोवा बंदरगाह भी आता था। यानी दोनों चाहता था कि यहां पर हमें, चूंकि विदेशी व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से होगा, प्लस उपजाऊ भूमि है ही, तो भला कोई इस क्षेत्र को क्यों छोड़ना चाहेगा? ऐसा तो है नहीं कि यहां जबरदस्ती हम क्षेत्र को छोड़ दें। ठीक है, हाँ, नदी को डेल्टा कहते हैं, बिल्कुल से रिबल के, ठीक है। जो त्रिभुजाकार डेल्टा बन जाता है, त्रिभुजाकार जो हो जाता है, वह उस क्षेत्र को हम डेल्टा कहते हैं। हम ज्योग्राफी में पढ़ा है। देखिए, जब हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं ना, तो वहां लिंक हो जाता है, एक दूसरे सब्जेक्ट जो है ना जुड़ के चलते हैं। कोई एक शब्द पढ़ेंगे तो उसका जरूरी नहीं कि हम केवल इतिहास पढ़ रहे होते, उसका परिप्रेक्ष्य दूसरे सब्जेक्ट में भी आगे जाएगा। इसलिए हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं वह यही पढ़ते हैं कि इतिहास के अध्ययन में भूगोल की क्या महत्ता है। याद होगा आपको तो एंशिएंट इंडिया का पहला ही चैप्टर यही है, इतिहास के अध्ययन में भूगोल की क्या भूमिका है। ठीक है बच्चे, तो क्यों यहां संघर्ष हो रहा था? एक तो यह क्षेत्र बेहद उपजाऊ था, मराठवाड़ा क्षेत्र कोंकण तक पहुंचने का रास्ता देता था, जो उपजाऊ भूमि समृद्ध बंदरगाह से युक्त था, उपजाऊ भूमि समृद्ध बंदरगाह से परिपूर्ण था। इसी क्षेत्र में गोवा जैसा बंदरगाह भी आता था, जिस पर आपका बीजापुर का कब्जा था। ठीक है, बंदरगाह था। और गोवा बंदरगाह इसलिए महत्वपूर्ण था, गोवा बंदरगाह घोड़ों के आयात के लिए महत्वपूर्ण था। क्योंकि भारत में घोड़े नहीं होते थे, इसलिए जो घोड़े आते थे वो अरब क्षेत्र से आते थे, तो गोवा बंदरगाह से ही घोड़े यहां पर आते रहते थे। ठीक है, ठीक।
तो घोड़ा जो है बाहर से लाना होता था। एक तरह से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर लगातार इस क्षेत्र के लिए संघर्ष चलता रहा। उपरोक्त कारणों से दोनों के मध्य या दोनों राज्यों के मध्य, उपरोक्त कारणों से दोनों राज्यों के मध्य अनेक सालों तक, अनेक वर्षों तक विनाशकारी युद्ध चलता रहा। विनाशकारी युद्ध चलता रहा, अनेक वर्षों तक विनाशकारी युद्ध चलता रहा। एक इसका उदाहरण लेते हैं, चलता रहा। एक उदाहरण लेते हैं, और एक उदाहरण इसलिए लेते हैं कि इसका एक फैक्ट्स हमें आपको क्लियर करना है। एक जो होता है वह होता है आपका जैसे यह होता है आपका 1367 में एक युद्ध होता है, मुदगल के किले का युद्ध। मुदगल के किले का युद्ध, जहां हम क्या देखते हैं, युद्ध भारतीय भूमि पर पहली बार बारूद का प्रयोग इसी युद्ध में होता है। बारूद का प्रयोग इसी युद्ध में हुआ, युद्ध में हुआ। हालांकि दुखद बात यह रही कि सभी सैनिकों की हत्या कर दी जाती थी, युद्ध में हुआ। हालांकि दुखद बात यह रही कि पराजित पक्ष क्या करता था, पक्ष नगरों को नष्ट कर देता था, सभी सैनिकों की हत्या कर देता था, अब क्या है कि जो युद्ध समाप्त हो गया तो वहां पर आपको हत्या वगैरह नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहां पर चूंकि इतना मतलब एक तरह से गुस्से से भरा हुआ था दोनों राज्य कि जब भी कोई युद्ध हो तो बड़ा विनाशकारी होता था। गांव के गांव जला दिए जाते थे, महिलाओं, बच्चों या सैनिकों पर दरिंदगी सी की जाती थी दोनों राज्य के द्वारा। ऐसा नहीं है कि बहमनी के द्वारा किया जाता है और विजयनगर के द्वारा छोड़ दिया जाता है। दोनों राज्यों के द्वारा जब भी विजय करने का मौका मिला, दोनों ने दरिंदगी का प्रदर्शन किया, जो सामान्य जनता के ऊपर ही होता था। बाद में क्या होता है, बाद में एक समझौते के द्वारा निर्दोष नागरिकों की हत्या पर, निर्दोष नागरिकों की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। निर्दोष नागरिकों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने की सहमति बनी। यहां हमें क्या याद रखना होगा, एक बात याद रखनी होगी, वह रखनी होगी कि भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले गन पाउडर का प्रयोग, बारूद का प्रयोग कब हुआ था। बाबर के समय नहीं हुआ था, बाबर इससे 200 साल बाद आता है, और भारतीय भूमि पर बारूद का प्रयोग 200 साल पहले ही हो गया था। और मुदगल के किले पर हम क्या देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध होता है, और इसमें हम क्या देखते हैं, यहां पर एक तरह से बुरी तरह से नरसंहार होता है। पहले किसने किया, पहले इसने किया विजयनगर के शासक ने, और फिर प्रत्युत्तर में बहमनी शासक ने किया, जिसमें कि विजयनगर शासक को पराजित होना पड़ा। बाद में दोनों में समझौता हो जाता है और एक दूसरे के निर्दोष नागरिकों की हत्या करने से परहेज करने का वचन लिया जाता है। इस तरह से एक समझौता किया जाता है। हालांकि यह समझौता बहुत दिन टिकता नहीं है, क्योंकि ऐसे समझौते टिकते भी नहीं है। लाइन को दोबारा से पढ़ दें, गलती हो गई, ठीक है, मैं एक बार फिर कर देता हूं। उपरोक्त कारणों से दोनों राज्यों के मध्य अनेक वर्षों तक विनाशकारी युद्ध चलता रहा। मुदगल के किले का युद्ध भारतीय भूमि पर पहली बार
बारूद का प्रयोग इसी युद्ध में हुआ। हालांकि दुखद बात यह रही कि पराजित पक्ष नगरों को नष्ट कर देता था, सभी सैनिकों की हत्या कर देता था। बाद में एक समझौते के द्वारा निर्दोष नागरिकों की हत्या पर 2 बार निर्दोष हो गया है। निर्दोष नागरिकों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने की सहमति बनी। हो सकता है पीछे वाले लाइन में फिर से मैं पढ़ देता हूं कि क्यों यह संघर्ष हो रहा था। एक तो यह क्षेत्र बेहद उपजाऊ था, मराठवाड़ा क्षेत्र कोंकण तक पहुंचने का रास्ता देता था, जो उपजाऊ भूमि समृद्ध बंदरगाह से परिपूर्ण था। इसी क्षेत्र में गोवा बंदरगाह भी आता था। फिर देखते हैं यहां पर सुल्तान को पराजित कर संपूर्ण दक्षिण तक अपने राज्य का विस्तार किया, बुक्का को उत्तर भारत में स्थापित, संघर्ष में उलझना पड़ा। अब कहां पर गलती थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास पीडीएफ जाएगा तो मैं उसको देख लूंगा। ठीक है। पराजित पक्ष नगरों को नष्ट कर देता था, सभी सैनिकों की हत्या कर देता था। ठीक है बच्चे, ये था आपका यहां तक जो मैंने कहा। इसमें कहीं अगर लिखने में मुझसे गलती हुई होगी, पराजित पक्ष चलेगा या नहीं। हाँ, कल क्लास बिल्कुल चलेगी भाई, बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। प्रदीप जी, पराजित पक्ष का क्या है? नगरों को नष्ट कर, अच्छा हाँ, दुखद बात यह रही कि पराजित पक्ष के नगरों को, एक लाइन जोड़ दीजिए ना, पराजित पक्ष के नगरों को नष्ट कर देता था और नष्ट कर दिया जाता था। और थोड़ा सुधार देते हैं, नष्ट कर दिया जाता था, कर दिया जाता था। प्रयोग इसी युद्ध में हुआ। हालांकि दुखद बात यह रही कि पराजित पक्ष के नगरों को नष्ट कर दिया जाता था, सभी सैनिकों की हत्या कर दी जाती थी, कर दी जाती थी। फिर यहां पर भी शब्द बदलेगा, कर दी जाती थी। ठीक है, यह भी आपका यहां पर हो गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसके बाद जो एक शासक बनता है वह होता है आपका हरिहर सेकेंड। कल इसको हम कंप्लीट करेंगे, कल इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और हरिहर द्वितीय का यहां लेते हैं रेफरेंस, हरिहर सेकेंड। ध्यान रखिएगा यहां पर बहुत अधिक हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। हरिहर तो पहला था, अब यहां हरिहर दूसरा होगा। हरिहर सेकेंड वो पहला था, या उसी नाम का शासक है। राजवंशों में ऐसे नाम लिए जाते रहे। पराजित पक्ष किन सैनिकों की हत्या कर देता? अब तो ठीक हो गया ना सुमित यादव, अब तो लिख दिया ना टुनटुन भारती। आप पहले प्राचीन भारत का पढ़ लीजिए, अगर आप पहले प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ लीजिए। 1377 से 1404 के बीच में होगा। 1404 ईस्वी में। आज के क्लास को रखेंगे यहीं तक। सुबह में आता हूं, कल सुबह 8 बजे से क्लास होगी, से ही क्लास होगी। कल सुबह 8 बजे से ही क्लास होगी, ठीक है ना। कल जूम मीटिंग वगैरह भी करते हैं, सैटरडे का दिन है, देखते हैं अगर जूम मीटिंग वगैरह के लिए नहीं जाना पड़ा कहीं तो क्लास थोड़ी लंबी लेंगे। यह भी देखना होगा मोनिका मैडम की क्लास है या नहीं। तो अगर होता है तब तो 1 घंटे की, लेकिन नहीं भी होता है तो मुझे 11 बजे के आसपास बहुत दूर जाना होता है, जैसा कि मैंने बार बार कहा है। तो हो सकता है फिर 1 घंटे की क्लास लें, लेकिन 1 घंटे की क्लास तो जरूर लेंगे, यह तो गारंटी है। 1 घंटे की क्लास तो होगी ही होगी। वैसे भी 15 अगस्त को क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, तो कंपनसेट तो करना ही। देखते हैं 1 घंटे से ऊपर क्लास हो पाती है या नहीं हो पाती है। कोई दिक्कत होती है मुझे टेलीग्राम चैनल पर इंफॉर्मेशन दे देंगे, ताकि मैं आपकी सूचना को ग्रहण कर सकूं। ठीक है प्रीतिपाल, पराजित पक्ष अपने सैनिकों की हत्या नहीं करेगा सुमित यादव, बल्कि विपरीत पक्ष करेगा। हाँ, मॉर्निंग 8 बजे से होगी, जैसे होता था ना वैसे ही होगा, कोई नई बात तो है नहीं। आज थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने क्लास को थोड़ा सा, कहाँ से पढ़ना शुरू करें। शिखा सिंह ने कहा कि अभी क्लास खरीदे, तो अभी क्लास शुरू करें। जिन्होंने बच्चे ने बाद में किया है, हर क्लास में या बीच बीच के क्लास में मैं बताता रहता हूँ, उनको डे फर्स्ट से क्लास करनी चाहिए, नहीं तो क्रम हमारा बनेगा ही नहीं। आप पहली क्लास से शुरू कीजिए। लाइव क्लास आप तब ज्वाइन करिए जबकि आप क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। और दूसरा है कि लाइव क्लास नहीं भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
आप लेकिन क्लास करके केवल पीडीएफ देख करके मत पढ़ाई करना, नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। क्लास के दौरान बने रहिए, क्लास को पूरा देखिए, बहुत स्पीड बढ़ा करके भी मत देखिए, क्योंकि क्लास जो सिविल सेवा के लिए हम देते हैं खास करके, उसका मतलब केवल फैक्ट्स जुटाना नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि हम एक समझ विकसित करें। और जैसे बहुत सारे बच्चों को देखते हैं फटाफट दौड़ा दौड़ा करके, यानी फास्ट फॉरवर्ड करके हम क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं, नोट्स को बना लेते हैं, नोट्स किसी से मंगवा लेते हैं, कोई फायदा नहीं। फिर क्लास देने का क्या मतलब? वो तो किताबों में लिखा हुआ है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा अनुरोध होगा, सिखा अगर आपने अभी बैच लिया है तो क्लास 1 से आप शुरुआत कीजिए और रिकॉर्डेड क्लास देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आपके सामने मौजूद हूँ। टेलीग्राम चैनल आपके सामने मौजूद है, आप जब चाहें मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप पर आप केवल रात के 8 से 10 बजे ही मैसेज करते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि प्रासंगिक मैसेज करिए, अप्रासंगिक नहीं। गुड नाइट वाला मैसेज, गुड मॉर्निंग वाला मैसेज, हेलो दोस्तों क्या है, ये सब कोई मतलब नहीं। आपकी पढ़ाई की निरंतरता इसमें नहीं बनती है। ठीक है, तो आप क्लास 1 से करिए। ठीक है बच्चे, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है वो क्लास 1 से ही करें। बाय एंड टेक केयर।